हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो प्रीवियस टॉपिक हमने किया था उसको ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, क्लास 9th का, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जो हमने पिछले वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किया था, वो टॉपिक हमने कवर किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो कब स्टार्ट हुई थी, क्यों हुई थी, उसके कुछ थोड़े बहुत हमने उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में उसके बेसिक्स जो थे वो कवर किए थे। जैसे कि जो लोग थे उनके अंदर एक रोष था, वो एंग्री थे। वो क्यों एंग्री थे? क्योंकि जो वहाँ का राजा था उसने आर्मी जो थी, अपने पुलिस मैन जो थे वो कहाँ पे भेज दिए थे? पेरिस में भेज दिए थे। बट उसने जिस पर्पज़ के लिए भेजे थे, लोगों ने उसका जो मीनिंग था वो उल्ट लिया। ठीक है, उनको ये लगा कि जो आर्मी है वो उनको कुछ ना कुछ हार्म करेगी। बट किंग का ये मोटिव नहीं था। तो उस टाइम में जो किंग था वो कौन था? लुइस 16 था। और वो कब बना था? इन द 1774 में। ठीक है, तो जो हमने आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन किया था, कि आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो कब हुआ था? 1798 में हुआ था। तो स्टूडेंट्स, उसमें उन्होंने क्या किया था? जो बेस्टाइल उनका, ठीक है, फोर्ट था, उसको उन्होंने तोड़ दिया था। प्रिजन में से सारे जो वेपन्स थे, ठीक है, वो उठा लिए थे ताकि वो आर्मी जो पर्सन्स हैं, आर्मी मैन हैं, उनका वो मुकाबला कर सके। बट ये उनका सिर्फ एक इमेजिनरी, हम कह सकते हैं, माइंड में एक इमेजिन उन्होंने किया कि ऐसा होगा, बट एक्चुअली में सिचुएशन ये नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद हमने लुई 16 के बारे में पढ़ा था कि एट द एज ऑफ 20 ईयर्स उसकी मैरिज हो जाती है। लेकिन जब उसको राजगद्दी मिलती है, जब वो राजा बनता है, तब उसको क्या मिलता है? ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, कि जो उसका खजाना होता है वो बिल्कुल ही खाली होता है। तो स्टूडेंट्स, हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक में हम रीड करेंगे अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी, कि फ्रांस में सोसाइटी कैसी थी और उस सोसाइटी में क्या एडवांटेजेस थे और क्या डिसएडवांटेजेस थे। उनका जो आम लोग थे, ठीक है, उनमें क्या उन्होंने लगा जिसके कारण उन्होंने फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेशन किया। तो स्टूडेंट्स, हम रीड करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी। तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी, पहले मैं आपको एक और बात बतानी चाहती हूँ कि जो ओल्ड रेजीम, स्टूडेंट्स, जो ओल्ड रेजीम बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? जो टाइम पीरियड 1789 से पहले का था। हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारा आउटब्रेक हुआ था वो कब हुआ था? जुलाई 1789 में हुआ था। इट्स मीन्स जो 1789 से पहले का टाइम था वो कौन सा टाइम था? उसको हम कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं? दैट टाइम पीरियड वॉज नॉन एज द ओल्ड रेजीम। ठीक है, और 1789 के बाद वाला जो टाइम था उसको हम न्यू रेजीम में, ठीक है, इन्वॉल्व करेंगे। तो कई बार आपको ये क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं कि कौन सा टाइम पीरियड जो था उसको ओल्ड रेजीम कहते थे, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि बिफोर 1789 से, ठीक है, जो टाइम पीरियड था दैट वाज नोन एज ओल्ड रेजीम। तो आपको ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि ओल्ड रेजीम जो था वो कौन सा पार्ट था या कौन सा टाइम पीरियड था। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी, ठीक है जी, इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? उसको फर्स्ट को बोलते थे फर्स्ट एस्टेट, एंड उसके बाद सेकंड एस्टेट, एंड नेक्स्ट वन इज थर्ड estate. Means you can say the French society was divided into 3 estates. आगे भी इनके नेम थे। जो फर्स्ट एस्टेट थी इसमें थे क्लर्जी पीपल, एंड सेकेंड एस्टेट में थे नोबिलिटी, एंड थर्ड एस्टेट the common people. तो अभी हम ये बात करेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या था।
इनको कौन कौन से राइट्स दिए गए थे, ठीक है। क्लर्जी और नोबिलिटी होते क्या हैं, तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्लर्जी की। क्लर्जी कौन होता है? क्लर्जी का मतलब होता है कि वो पर्सन जिनको चर्च से रिलेटेड बहुत सारी पावर्स मिली होती हैं, क्योंकि उस टाइम में जो मेन उनका, ठीक है, पावर्स थी, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई टाइम ऐसा था जब हिंदूज़ में जो पंडित होते थे या ब्राह्मण होते थे उनके पास सारी पावर्स होती थी, उनको ही पढ़ाने लिखाने का, ठीक है, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी करने का राइट उनके पास ही था। लेकिन इस टाइम में जो सारी पावर्स थी वो किसके पास थी? जो क्लर्जी पीपल थे, मींस जो रिलेटेड टू द चर्च, ठीक है, चर्च से रिलेटेड थे, वो सारे के सारे पर्सन्स किस में काउंट करते थे? क्लर्जी में। एंड सेकेंड पर्सन कौन से थे? नोबिलिटी। नोबिलिटी मीन्स होते हैं नोबल पर्सन हु बिलोंग्ड टू नोबल फैमिली, लाइक जो राजा की फैमिली हो गई, ठीक है, रॉयल फैमिली जिसको बोल देते हैं, और साथ में उसके सारे जो रिलेटिव्स हो गए, मान लीजिए उनके आगे बच्चे हो गए, बेटे हो गए, बेटियां हो गई, उनके आगे नेक्स्ट जो जनरेशन्स थी वो सारी की सारी किस में आ जाती थी? नोबिलिटी में आ जाती थी। एंड थर्ड कैटेगरी आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है अबाउट द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल थे उसमें जो आम लोग रह जाते हैं, जैसे कि पीजेंट हो गए, फार्मर हो गए, स्मॉल बिजनेस पर्सनस हो गए, लैंड लॉर्ड्स हो गए, लैंड ओनर्स हो गए जिनके पास स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड थे, ठीक है, लेबरर्स हो गए, तो ये सारे के सारे किस में आ जाते थे? हमारे कॉमन पीपल में आ जाते थे। अभी स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी सोसाइटी में? जो ये दो तरह की कैटेगरीज थी, इनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे, जैसे कि क्लर्जी को, ठीक है, दे वर given many rights according to their birth। सबसे फर्स्ट जो राइट था वो क्या था कि अगर आप इन दोनों में से, क्लर्जी में से या फिर नोबिलिटी में से किसी के घर बर्थ ले रहे हो, तो इट्स मीन्स आपको बाय बर्थ ही कुछ ना कुछ राइट्स मिल गए, कुछ ना कुछ आपकी पावर्स आपके हाथ में आ गई थी। आपने इस फैमिली में बर्थ लिया, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे वो पावर्स आपके हाथ में आ गई, ठीक है। फर्स्ट तो इनको ये राइट था कि दे वर प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, एंड सेकेंड क्या था? एग्जेम्प्टेड from paying taxes। एग्जेम्प्टेड होता है कि एग्जेम्प्ट कर देना, निकाल देना, उनको रोक नहीं थी कोई भी, कोई मतलब उनके लिए कोई राइट ऐसा बनाया रखा था उन्होंने कि उनको जो टैक्स थे वो पे नहीं करने पड़ते थे। जबकि ये रिच पर्सन्स थे, सारे रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और ये टैक्स को पे कर भी सकते थे, बट उनको ये राइट था कि दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टाइप ऑफ टैक्स। तो टैक्स पे कौन करता था? ना तो क्लर्जी कर रही थी और ना ही नोबिलिटी कर रही थी, तो देन ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेट बची है, दैट इज द कॉमन पीपल। इट्स मीन्स सारे का सारा जो बर्डन था वो किसके ऊपर था? टैक्स का कॉमन पीपल के ऊपर। तो थर्ड जो कैटेगरी थी दैट इज द कॉमन पीपल, ठीक है, नो राइट वॉज गिवन कोई राइट नहीं था उनको, एंड मोर ओवर यू कैन से दे हैड टू पे मैनी टाइप ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। और स्टूडेंट्स एक बात और भी इसमें समझने वाली है कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी?
कॉमन पीपल की, ठीक है। जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी में आ जाते थे पर्सन, उनकी काउंटिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम थी। फिर भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा राइट दिए गए थे कंपैरेटिवली टू द मेजॉरिटी, जिसके कारण जो कॉमन पीपल थे वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री थे, क्योंकि सारे का सारा टैक्स का जो बर्डन था वो किसके ऊपर आ गया था, थर्ड एस्टेट, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन पीपल। तो इन पर्सन्स को कौन कौन से टैक्स पे करने पड़ रहे थे, हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि इसमें कौन कौन से टैक्सेस थे। तो स्टूडेंट्स, उनको जो टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे, हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग दो करेंगे। 2 टाइप के टैक्सेस थे। एक तो था टेथे एंड सेकेंड था टेल, टेथे एंड टेल, ठीक है। तो टेथे क्या था, टेथे एक ऐसा टैक्स था जो कि कॉमन पीपल किसको पे करते थे, चर्च को पे करते थे। मीन सीधा वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टैक्स वाज पेड टू द चर्च, एंड उसके बाद क्या होता था, जो चर्च होती थी वो उसमें से कुछ पार्ट अपने पास रख के बाकी किसको दे देती थी, गवर्नमेंट को दे देती थी। तो हम इसमें लिखेंगे जो टेथे था हमारा, गिवन टू द चर्च। और ये कितना पार्ट होता था, 1/10 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उस टाइम में एक पीजेंट है, फार्मर है, उसको जो प्रोडक्शन हुई है वो हुई है 10,000, ठीक है। उसने यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं वहाँ पे। तो 10,000 यूनिट्स का 1/10 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, जितना भी आएगा, ठीक है। 10,000 का 1/10 करोगे मीन्स 1000। तो 1000 जो था, 1000 यूनिट्स उसको टैक्स के फॉर्म में किसको पे करनी पड़ती थी, हमारे चर्च को पे करनी पड़ती थी, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट टैक्स में काउंट नहीं करेंगे, इट वॉज एन इनडायरेक्ट टैक्स। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट था और कौन सा इनडायरेक्ट था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो टेथे था वो सीधा गवर्नमेंट के पास नहीं जाता था, चर्च उसको कलेक्ट करती थी, कुछ पार्ट रख के बाकी किसको दे देती थी, वो गवर्नमेंट को पे करती थी। सो इट वाज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी हम बात करेंगे टेल की। तो टेल जो था वो कौन सा टैक्स था, गिवन डायरेक्टली, गिवन टू द गवर्नमेंट। ये सीधा गवर्नमेंट को दिया जाता था, ठीक है। इसमें कोई भी मिडिल पर्सन नहीं होता था, जिसके कारण इसको हम कौन सा टैक्स कहते थे, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी। तो ये दो तरह के जो टैक्स थे, दीज वर पेड बाय ओनली कॉमन पीपल। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा टैक्स जो थे वो कौन कौन से पे किए जाते थे बाय द कॉमन पीपल। तो आपको पता चल गया कि दो तरह के टैक्स थे। फर्स्ट वन कौन सा था, टेथे, एंड सेकेंड वन कौन सा था, टेल। तो टेथे क्या था, 1/10 ऑफ द प्रोडक्शन गिवन टू द चर्च, सो इट वाज नोन एज द इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एंड सेकेंड आपका था टेल। जो टेल था वो कौन सा टैक्स था, जो कि सीधा डायरेक्टली गिवन टू द गवर्नमेंट। सो इट्स मीन्स ये कौन सा टैक्स काउंट हो गया आपका, डायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको एक बार मैं मतलब समझा देती हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है जो हम सीधा उसी पर्सन को देते हैं जिस पर्सन ने हमसे डिमांड की है, ठीक है। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि बीच में कोई मिडिल मैन होना, ठीक है। पहले आप उसको पे कर रहे हो, फिर वो पर्सन किसी और को पे कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में काउंट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट था अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जो राजा का ट्रेजरी था, उसका खजाना था, वो क्यों खाली हो गया था। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द लुइस 16।
जो 1774 में क्या बना था, वहाँ का राजा बना था। और उसकी 20 ईयर्स की एज में मैरिज भी हो गई थी। बट उसके लिए प्रॉब्लम क्या थी कि जब वो राजा बना, देन एट दैट टाइम ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, ठीक है, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो जिसके कारण उसने क्या करने शुरू कर दिए थे, टैक्सेस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया था। बट जो टैक्सेस थे, तो मैंने आपको अभी बताया है कि फ्रेंच सोसाइटी में जो टैक्सेस थे, दीज वर पेड ओनली बाय द थर्ड एस्टेट। तो हम अभी इस टॉपिक में ये बात करेंगे कि जो ट्रेजरी था वो क्यों एम्प्टी था, उसके पीछे रीजंस क्या थे। तो ये क्वेश्चंस आपको कई बार बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आप ये सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे ही उसमें डायरेक्टली लिख सकते हो। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या था कि जो वॉर थी इट वॉज कॉन्टिन्यूड फॉर मैनी ईयर्स, सेवरल ईयर्स, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, ड्रेन ऑल द रिसोर्सेज। अब एक वॉर को लड़ना है तो वो वॉर कितने टाइम के लिए लड़ी जा रही है, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो उसके लिए हमें क्या था, रिसोर्सेज भी चाहिए थे। तो वॉर जो थी ये वाली, जो मोस्टली बहुत सालों तक चलती रही, जिसके कारण जो उस टाइम के ब्रिटेन के रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे ख़त्म होने शुरू हो गए थे, ठीक है। तो मतलब फ्रांस में क्या हो गया, जो रिसोर्सेज थे, जैसे कि मान लीजिए उनके जो वेपन्स थे या फिर उनको खाने पीने की चीज़ें थी, वो सारे के सारे वो क्या होने शुरू हो गए, ख़त्म होने शुरू हो गए। और सेकेंड हमारा जाता है मेंटेनिंग कोस्ट ऑफ पैलेस ऑफ वर्सलेस। वर्सलेस क्या है, एक प्लेस है, ठीक है, वहाँ पे जो राजा का पैलेस बना हुआ था एक, वो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट था, बहुत ज़्यादा आलीशान था, उसके ऊपर खर्चा बहुत ही ज़्यादा किया जाता था, ठीक है। तो उसको मेंटेन रखने की जो कॉस्ट थी दैट वाज वेरी हाई। मान लीजिए अगर हम आज की बात करें कि आपको कहें जी हम जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहाँ पे जाकर रह लो, बट आपको ये पता है कि जो राष्ट्रपति भवन है उसका खर्चा कितना आता है, दिन का या महीने का, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी जो मेंटेनिंग कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, ईच एंड एवरीथिंग उनको मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसे उन्होंने ये पैलेस तो बना लिया, बट उस पैलेस को मेंटेन करने की जो कॉस्ट थी दैट वाज वेरी हाई। और जो उनके ट्रेजरी का ज़्यादा पैसा था वो कहाँ पे चला जाता था, इस पैलेस को मेंटेन करने में लग जाता था, जिसके कारण क्या है, उनका जो ट्रेजरी था वो डे बाई डे एम्प्टी होता जा रहा था। सो दिस वाज द सेकेंड रीज़न। एंड थर्ड रीज़न क्या था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उस टाइम में अमेरिका की वॉर स्टार्ट हो गई थी। अभी मैं आपको इसमें एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो ब्रिटेन था, ठीक है, वो फ्रांस के साथ, मतलब जैसे कि उसमें हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को क्या किया हुआ था, अपनी एक कॉलोनी बनाया हुआ था, वहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए, ठीक है, उनके ऊपर जो विक्ट्री गेन थी और उनको हमारे इंडिया को एक कॉलोनी बना लिया फॉर ट्रेड, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। तो ऐसे ही ब्रिटेन जो था वो किसके साथ था, उसने फ्रेंच को भी उसके साथ वैसे ही युद्ध में लगा हुआ था, मीन्स उसका एनिमी था जो ब्रिटेन था, ठीक है, फ्रांस का भी एनिमी था। ऐसे ही दूसरी तरफ से ब्रिटेन ने अमेरिका को भी उस टाइम में अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, जैसे इंडिया को बनाया हुआ था। इट्स मीन्स जो हम कहते हैं ना कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है, तो इट्स मीन्स क्या हो गया, अमेरिका और फ्रांस ये दोनों आपस में क्या बन गए, फ्रेंड बन गए, और दोनों में ही किसके खिलाफ लड़ाई करनी शुरू कर दी, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई करनी शुरू कर दी। तो उस टाइम में जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और इसमें क्या था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में तीनों ही इन्वॉल्व थे, अमेरिका, फ्रांस एंड मोरओवर ब्रिटेन। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, जो हाई इंटरेस्ट ऑन लोन्स वर पेड। अभी मैंने आपको बताया कि उनके रिसोर्सेज जो थे वो ख़त्म होने जा रहे थे, तो रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लोन्स लेने शुरू कर दिए। अभी लोन्स जो शुरू किए लेने, उसके ऊपर भी उनको हाई टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। हाई टैक्स पे करने के कारण, हाई इंटरेस्ट पे करने के कारण वहाँ पे जो क्या था, उनकी ट्रेजरी डे बाय डे, उसमें जो खजाना था, उसमें जो पैसे थे, वो इनकम उनकी कम हो रही है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस का जितना भी अमाउंट था वो किस में चला जाता, इंटरेस्ट को पे करने में। तो ये भी एक रीज़न बन गया जिसके कारण उनका जो ट्रेजरी था वो एम्प्टी हो गया। एंड नेक्स्ट वन क्या आ जाता है, डे टू डे एक्सपेंसेस लाइक आर्मी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अब
अभी हर कंट्री के, हर प्लेस के या हर घर के डे टू डे एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो उनके भी कुछ ना कुछ ऐसे डे टू डे एक्सपेंसेस थे, जैसे उनको आर्मी के ऊपर खर्चा करना, उनको सैलरीज पे करनी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको सैलरी देनी, ठीक है, जो इस सबको देख रहा था उन सबको भी पे करना, तो ये उनको भी पे कर रहे थे, ये एक्सपेंसेस भी वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हो रहे थे, तो वहाँ पे भी उनका पैसा जा रहा था। तो नेक्स्ट रीज़न क्या था हमारा, जो टैक्स वॉज पेड ओनली बाय द थर्ड स्टेट। बट प्रॉब्लम क्या थी कि जो टैक्स थी वो कौन पे करता था, ओनली बाय द थर्ड स्टेट, एंड इन थर्ड स्टेट ओनली पुअर पीपल, या फिर हम कह सकते हैं जो मिडिल पर्सन थे वो उसमें इंक्लूडेड थे, ठीक है, रिच पर्सन नहीं थे। अगर रिच पर्सन से मान लीजिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो वो ज़्यादा टैक्स पे करेगी, है ना, उनके पास खजाना भी बढ़ जाएगा, लेकिन जो टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसकी थी, ओनली बाय द थर्ड स्टेट, एंड थर्ड स्टेट इंक्लूड ओनली कॉमन पीपल। तो जितना उनके पास होता था उसमें वो टैक्स पे कर देते, तो टैक्स की जो अमाउंट थी दैट वाज वेरी लो, ठीक है, एंड इसके कारण क्या हो गया, द किंग वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्स, जिसके कारण किंग को फोर्सली टैक्स की जो अमाउंट थी वो क्या करनी पड़ी, इंक्रीज करनी पड़ी, और उसका सारे का सारा बर्डन किसके ऊपर आ गया, थर्ड स्टेट के ऊपर, जिसके कारण जो लोग थे बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गए, और उनका अब ये मोटिव बन चुका था कि हमने यहाँ से क्या करना है, इनको निकालना है और अपनी इंडिपेंडेंस गेन करनी है। और ये तो था एक रीज़न, ठीक है, कि फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की हुई थी, एंड नॉट इक्वल राइट्स वर गिवन टू ईच एंड एवरी स्टेट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को बहुत सारे राइट्स दिए गए थे बट थर्ड को नहीं था। थर्ड में कॉमन पीपल आ जाते थे बट फिर भी उनको टैक्स पे करना पड़ता था। तो इस तरह के कुछ ऐसे रीजंस होने के कारण जो लोगों का रोष था वो डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा था। तो मोर ओवर आगे क्या हुआ, मोर ओवर एक और ऐसी सिचुएशन आई जिसको हम सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ का वीडियो यहीं तक, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, सारे आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, बाय बाय।